Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 135 of Rook's Dermatology, 9th edition, lymphocytic infiltrates. We know that lymphocytes, they are made of T and B cells both. Okay? They are constantly patrolling in the body to identify the cells that should not be present in your body. I mean those cancerous cells. जैसे जैसे आपके कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं तो जो लिम्फोसाइट्स हैं टी एंड बी दे रिकग्नाइज कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक सेल्स हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये ट्यूमर में जाके उनसे फाइट करते हैं. सो दीज आर द ट्यूमर्स दैट इन्फिल्ट्रेट्स. तो हम इन ट्यूमर्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विच आर ऑल्सो नोन एज TILs, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट सूडोलिम्फोमा. अब सूडोलिम्फोमा एक कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है. बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास लिम्फोमास होते हैं दे आर द मलिग्नेंट कंडीशन, बट सूडोलिम्फोमास दे आर द बिनाइन कंडीशंस. इसमें होता क्या है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स इन द स्किन इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई. तो जो आपके क्यूटेनियस सूडोलिम्फोमास हैं वो लेस हार्मलेस होते हैं बेसिकली, ठीक है, और ये ब्लड कैंसर्स ही होते हैं. Pseudolymphomas are benign lymphoid proliferation in the dermis that may be difficult to distinguish it from other malignant lymphomas. अच्छा, और ये जो pseudolymphomas है they rarely transform into the malignant lymphoma. ठीक, अब इनका जो cutaneous pseudolymphomas है, हम इसको alternate term भी अक्सर यूज करते हैं. हम कह सकते हैं cutaneous lymphoid hyperplasia. अब होता क्या है कि pseudolymphomas they are divided into B cell pseudolymphomas and T cell pseudolymphomas. अच्छा, इसके ये जो pseudolymphomas हैं they occur in less than 40 years of the age, और जो B cell pseudolymphomas है वो ज्यादातर फीमेल्स में होता है. अब अगर हम इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखें तो बोथ बी सेल एंड टी सेल सूडोलिम्फोमास दे अकर जब भी कोई आपके बॉडी पे टैटू होता है, तो इन रिएक्शन टू दैट टैटू फॉर्मेशन, पिगमेंट फॉर्मेशन, ये सूडोलिम्फोमास हो सकते हैं. कोई वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है, एनी ट्रॉमा, एक्यूपंक्चर, कोई इन्फेक्शंस हो, उसके बाद आपको सूडोलिम्फोमास मिल सकते हैं. और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके बाद आपको टी सेल एंड बी सेल सूडोलिम्फोमास मिल सकते हैं. वो ड्रग्स कौन सी हैं? एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एंटी रूमेटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स. दीज आर द ड्रग्स दैट विल कॉज दी सूडोलिम्फोमास. अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखें तो एक जो ट्रू लिम्फोमा होता है और सूडोलिम्फोमा होता है, इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट होता है अनटिल एंड अनलेस आप डॉक्टर को एक गुड क्लिनिकल हिस्ट्री ना दे, राइट. अब हम देखते हैं इसके थोड़े से फीचर कि जो आपके बी सेल सूडोलिम्फोमास है वो नोड्यूलर टाइप होते हैं, राइट, और जो आपके टी सेल सूडोलिम्फोमास होते हैं वो यूजुअली बैंड लाइक होते हैं. जो आपके बी सेल सूडोलिम्फोमास हैं उनमें आपका जर्मिनल सेंटर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अब जर्मिनल सेंटर क्या है, वो इनिशियल सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स बॉडी ऑफ द मैक्रोफेजेस मिलेंगे. टेंजिबल मींस कि जैसे ठुसे हुए होते हैं उसमें, राइट, तो आपको बॉडी ऑफ मैक्रोफेजेस भी मिल सकते हैं. अब जो आपके टी सेल सूडोलिम्फोमास है दैट डू नॉट शो ओवर हियर, दैट डू नॉट शो एपिडर्मोट्रोपिज्म. अब ये कंडीशन एपिडर्मोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? व्हेन यू विल फाइंड द एटिपिकल लिम्फोसाइट्स इन द एपिडर्मिस. ठीक, ये हम थोड़ा सा आगे जाके चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एपिडर्मोट्रोपिज्म आपको किस में मिलेगा. तो आपको लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एपिडर्मिस में इसमें नहीं मिलेंगे. अच्छा, ये थोड़े से बिजार शेप हो सकते हैं, और साथ में जो इनकी हमने पहले डिस्कस किया कि मलिग्नेंट लिम्फोमा में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत रेयर है और यूजुअली होता भी नहीं है. अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, इम्यूनोफिनोटिपिक स्टडीज करते हैं, तो उसमें आपको कैपा एंड लैम्डा एक्सप्रेशन मिलती है. अगर आपको जर्मिनल सेल्स मिल जाते हैं तो BCL2 एक्सप्रेस नहीं होता है सूडोलिम्फोमास में. और अगर हम रफली
बी सेल सूडोलिम्फोमास और टी सेल सूडोलिम्फोमास के डिफरेंशिएशन पॉइंट्स देख लें तो जस्ट रिमेंबर बी acute फीमेल, बी फॉर बी, cute mean cutest and female, that means कि B cell pseudolymphomas are going to affect more of the females. अगर आप दोनों के डिफरेंशिएशन पॉइंट्स ये भी लिख लें कि जो सूडोलिम्फोमास है बी सेल वो नोड्यूलर हो सकते हैं, वो डर्मल पेप्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और जो आपके टी सेल सूडोलिम्फोमास हैं वो बैंड लाइक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब अगर इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो over here you can see Borrelia infection, Borrelia burgdorferi, Leishmania, and Molluscum contagiosum along with herpes zoster infections. अच्छा, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी? तो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो बी सेल सूडोलिम्फोमास हैं वो सॉलिटरी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, इची हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, स्मूथ सरफेस है, एक्सकोरिएटेड है, और इसमें आपको पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज हमारी यहाँ पे रह गई कि अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में अगर एक पेशेंट आपके पास परसिस्टेंट नोड्यूलर स्केबीज के साथ आ रहा है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट अ सूडोलिम्फोमा, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो आर्थ्रोपोड बाइट रिएक्शन शो करे तो उसमें भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं सूडोलिम्फोमास को। जो आपके टी सेल सूडोलिम्फोमास हैं वो सॉलिटरी हो सकते हैं, स्कैटर्ड पैप्यूल्स हो सकते हैं, नोड्यूल्स एंड प्लाक भी आपको इसमें मिलेंगे, और इसमें आपको एरिथ्रोडर्मा में भी पेशेंट मिल सकता है अगर तो आपको परसिस्टेंट एरिथेमा मिल रहा हो तो। साथ में आप क्या देख सकते हैं, आपको लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, लो ग्रेड फीवर मिलेगा, हेडेक मिल सकता है, मलेज है, आर्थ्रेल्जिया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस सूडो बी एंड टी एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं, जस्ट कम टूवर्ड्स द डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। अगर तो आप कॉज को रिमूव कर दें तो आपका सूडोलिम्फोमा सबसाइड हो सकता है, और ये कॉजेज हमने देख ली कि बोरेलिया इन्फेक्शन है, लिश्मीनिया है, एमसीज है, हर्पीज जोस्टर है, नोड्यूलर स्केबीज है, राइट। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल कॉज सूडोलिम्फोमास मे बी परसिस्टेंट। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टूवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन। आपने इसमें स्किन बायोप्सी करनी है। स्किन बायोप्सी आप करेंगे फॉर द हिस्टोलॉजी, TCR इम्यूनोग्लोबुलिन जीन रीअरेंजमेंट। अब ये TCR रीअरेंजमेंट क्या होता है? ये मार्कर ऑफ क्लोनैलिटी होता है। ये क्या डिटेक्ट करता है? अर्ली प्रोग्रेशन ऑफ द पोलीक्लोनल सेल्स। ठीक, ये नॉर्मली भी आपकी बॉडी में जो TCR जीन रीअरेंजमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, और उसके अलावा हमने कहा कि बोरेलिया इन्फेक्शंस हैं, इसकी कॉज तो आप उसकी सीरोलॉजी भी कराएंगे ताकि आप बी सेल सूडोलिम्फोमा को देख लें। उसके अलावा आप फुल ब्लड काउंट करा सकते हैं आप इसमें, क्योंकि आपने चेक करना है इओसिनोफिलिया, और आप LFTs करा के देख सकते हैं पेशेंट की टू लुक फॉर द हेपेटाइटिस। मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? आपने वंस द कॉज इज रिमूव्ड तो आपकी कंडीशन सबसाइड हो जाएगी, और ये कुछ मंथ्स टू वीक्स भी ले सकते हैं टू सबसाइड। उसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉइड्स आप यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट इज हैविंग ईचिंग। आप इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स भी लगा सकते हैं अगर तो आपका नोड्यूल सॉलिटरी है। उसके अलावा आप पेशेंट को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सकते हैं इफ योर डिजीज इज जनरलाइज्ड, और अगर बहुत एक्सटेंसिव है तो आपको सपोर्टिव मेजर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, हमने सूडोलिम्फोमास पढ़े, उसमें हमने देखा कि बी सेल सूडोलिम्फोमा का अदर नेम था लिम्फो क्यूटेनियस लिम्फोसाइटोमा क्यूटिस। वो इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में इसकी एक सब टाइप डिस्कस हुई है। नाउ मूविंग टू, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टूवर्ड्स द पिट्रियासिस लाइकेनोइडीज। नाउ इट्स अ वेरी फेवरेट topic of the CPSP, and for the exams, pityriasis lichenoides is divided into three: PLC, pityriasis lichenoides chronica; Cleva, pityriasis lichenoides et varioliformis acuta, जिसका अदर नेम है मूचा हैबरमैन डिजीज, और जो इसका थर्ड वेरिएंट है वो बहुत ही एग्रेसिव है, दैट इज febrile ulceronecrotic मूचा हैबरमैन डिजीज, राइट, दिस वन। अच्छा, ये जो पिट्रियासिस लाइकेनोइडीज है ना,
ये कहते हैं कि दिस इज अ वेरिएंट ऑफ द पैरासोराइसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरासोराइसिस, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पिट्रियासिस लाइकेनोइडीज है, इसकी कॉज कुछ खास नोन नहीं है, लेकिन जो पीएलसी है इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। जो 3 हमने इसके सब टाइप्स डिस्कस किए, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है पीएलसी है। अच्छा, पीएलसी लास्ट ऑन एवरेज ऑफ 18 मंथ्स विद एन एपिसोडिक कोर्स। जो प्लीवा है वो यंग चिल्ड्रन में ज्यादा होता है। जो फिब्राइल अल्सरोनेक्रोटिक मुचा हैबरमैन डिजीज है, वो ज्यादातर 20 to 30 ईयर्स ऑफ द एज पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। और अगर आप बच्चों में देखें तो मेल प्रिडोमिनेंस आपको मिलेगी। और फिब्राइल अल्सरोनेक्रोटिक मुचा हैबरमैन डिजीज में भी आपको मेल प्रिडोमिनेंस मिलेगी। इसकी जो एसोसिएटेड डिजीज है, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट पीएलसी एंड प्लीवा, तो आपने माइकोसिस फंगोइडीज को जरूर माइंड में रखना है, और आपने पैरासोराइसिस को माइंड में रखना है। These are the only 2 things associated with the pityriasis lichenoides. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में हम देख सकते हैं कि कोई कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं, एस्टिमेजोल, और कुछ हर्ब्स हो सकती हैं जो कि इसको ट्रिगर कर सकती हैं, प्लीवा और पीएलसी को। इफ यू टॉक अबाउट द पैथोलॉजी, तो इसकी पैथोलॉजी, क्योंकि हमने देखा कि 3 सब टाइप्स हैं, पीएलसी जो मोस्ट कॉमन है लेकिन लेस सिवियर है, प्लीवा उससे सिवियर होगा, FUMHD वो उससे भी ज्यादा सिवियर एंड एग्रेसिव होगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है, क्या इंटेंसिटी है, और डिजीज की क्या एक्सटेंट है। आपको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी प्लीवा में बहुत सिवियर मिलेंगी। आपको क्या मिलेगा, प्रीडोमिनेटली स्मॉल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर ऑफ लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट विच सराउंड द डर्मल कैपिलरीज। मतलब आपको पेरीवस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। बट अगर आप लीवर की बात करें तो उसमें आपको डीप डेंस रादर वेज शेप्ड प्रीडोमिनेटली पेरीवस्कुलर मिलेगा। ठीक, और उसके अलावा आपको प्लीवा में नेक्रोटिक केराटिनोसाइट्स मिलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे है सूडो मुंड्रो एब्सेसिस, ये भी आपको प्लीवा और पीएलसी में मिल सकते हैं। अच्छा, द लास्ट थिंग ओवर हियर इज कि आपको माइल्ड साइटोलॉजिकल एटीपिया भी मिल सकता है। अच्छा, हमने देखा कि जो आपके पास थर्ड फॉर्म थी जो वेरी एग्रेसिव वाली थी, उसमें आपको नेक्रोसिस मिलेगी। तो आपको फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस मिल सकती है ऑफ द डीप वेसल्स विद ल्यूमन थ्रोम्बाई, एंड पार्शियल नेक्रोसिस ऑफ द फॉलिकल्स, एंड कंप्लीट नेक्रोसिस ऑफ द इक्राइन ग्लैंड। जब आप इसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो आपको IgM, C3 एंड फिब्रिन मिलेंगे इन द वेसल वॉल। आपको मैक्रोफेजेस लार्ज नंबर में मिलेंगे और लैंगरहैंस सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, जब आप हिस्टोलॉजिकली इसको देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जब इसकी हिस्टो फाइंडिंग्स हैं, तो जब रिजॉल्विंग एक्जिमा होता है, दोनों की कंडीशन कुछ सेम लगती है, और इस स्टेज पे बहुत डिफिकल्ट होता है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द पैरासोराइसिस, क्योंकि प्लीवा और पैरासोराइसिस की हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स बिल्कुल सेम है। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हमने ये देखा कि ये कुछ सर्टेन कंडीशन थी उसमें हो रहा था, ऑटम और विंटर में थोड़ा ये एग्रेवेट हो रहा था, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड पैथोजेनेसिस है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगैलोवायरस, पार्वो B19, एडिनोवायरस, एप्स्टिन बार वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, वेरेसिला जोस्टर वायरस, HIV, मीजल्स, MMR वैक्सीन, streptococci, staphylococcus, and mycoplasma infections. These are the causative organisms of the PLEVA, PLC, and FUMHD. और अगर पेशेंट को टॉन्सिलेक्टमी भी हो चुकी हो तो ये एक वी कंसिडर इट एज अ थेरेप्यूटिक कोर्स। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट में यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है कि हम यूजली पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो अगर एरिथ्रोमाइसिन को एक पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और टॉन्सिलेक्टोमी को भी पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया है, या फिर टेट्रासाइक्लिन को, पिगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा एंड रिबावायरिन को, तो फिर हम कहते हैं कि पेशेंट इज मोस्ट लाइकली ऑफ द प्लीवा और पीएलसी। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें प्लीवा के, सबसे पहले
तो these appears to be polymorphic. उसके अलावा आपको कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं लाइक फीवर, हेडेक, मलेज, आर्थ्रेल्जिया, और आपको एडिमेटस पिंक पेप्यूज मिलेंगे जिसके सेंटर में वेसिकुलाइजेशन होगी और हेमोरेजिक नेक्रोसिस मिलेगी। हेमोरेजिक नेक्रोसिस आपको प्लीवा में मिल रही है, पीएलसी में नहीं मिलेगी। कुछ इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन भी मिलेंगी। साइट्स कौन सी होती हैं प्लीवा की? ट्रंक, थाइस, अपर आर्म्स, और जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट है उधर वहां पे। पाम्स एंड सोल्स वेरी लेस कॉमनली अफेक्टेड। अच्छा, और फेस एंड स्कैल्प आर नेवर अफेक्टेड इन प्लीवा। इफ यू सस्पेक्ट प्लीवा इन प्रेगनेंसी तो देयर इज अ हाई रिस्क के प्री मेच्योर लेबर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर तो आपको म्यूकोजल लीजन और सर्वाइकल ऑस पे भी प्लीवा की फाइंडिंग्स मिल रही हो तो। जो इसका अनदर वेरिएंट है FUMHD, फिब्राइल अल्सर नेक्रोटिक मूचा हैबरमैन डिजीज, उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, लार्ज नेक्रोटिक लीजन्स मिलेंगी, न्यू क्रॉप्स ऑफ द लीजन्स दे मे कंटिन्यू टू डेवलप मंथ्स पे, ठीक। फल्मिनेंट कोर्स होगा इसका, और जनरल मलेज, वीकनेस, माइल्जिया, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, लिम्फेडिनोपैथी आपको मिलेगी। जब आप इसके ब्लड काउंट्स देखेंगे और आप लैब्स देखेंगे तो उसमें आपको ESR रेज मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन रेज मिलेगा। PLC जो है उसमें आपको स्मॉल पेप्यूल्स मिलेंगे जो कि 3 to 10 mm in डायमीटर होंगे, और आपको इसमें माइका लाइक स्केल मिलेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था क्लियर सेल एकेंथोमा, उसमें हमने देखा था कि वेफर लाइक स्केल हो रहे थे। वो क्या थे? जो कि पेरिफेरी से अटैच थे और सेंटर से लूज थे। जो आपके माइका लाइक स्केल्स हैं ओवर हियर, ये माइका लाइक स्केल, ये सेंटर से अटैच होंगे, सेंटर से हाईली अटैच है लेकिन पेरिफेरी से लूज होंगे। सो दीज आर नोन एज अ माइका लाइक स्केल व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PLC। अच्छा, PLC की आपको और क्या फाइंडिंग मिलेगा? स्केल जो है अपने लीजन से बिल्कुल अलग हो जाएगा और पीछे वो PIH छोड़ जाएगा। अच्छा, अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो आपने सस्पेक्ट करना है वेरेसिला, लिम्फोमाटाइड पेपिलोसिस, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम एंड वस्कुलाइटिस। उसके अलावा अगर आप PLC सस्पेक्ट कर रहे हैं तो PLC की जो क्लोज डिफरेंशियल्स है वो है गटेड सोराइसिस, लाइन लाइकन प्लेनस। अगर तो आपका PLC एक्रिल पार्ट्स पे प्रेजेंट है तो आपको सेकेंडरी सिफिलिस को भी एक्सक्लूड करना है। Genotic crusty syndrome is another differential of PLC. Coming towards the complications, the lesions may ulcerate and become secondarily infected. Disease course and prognosis में क्या है? PLEVA, PLC and FUMHD ये 6 months में clear हो जाएंगे, लेकिन इनका कोर्स थोड़ा क्रोनिक होगा। सो अगर हम एक शॉर्ट में तीनों के डिफरेंशिएशन पॉइंट देख लें तो PLC मोस्ट कॉमन है। पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट आपको मिलेगा, स्मॉल ब्राउन पेप्यूल्स मिलेंगे, आपको माइका लाइक स्केल्स मिलेंगे। साइट्स इसकी क्या होंगी? ट्रंक हो सकते हैं, थाइस हो सकते हैं, अपर आर्म हो सकते हैं, फ्लेक्सर एरियाज हैं और एक्रल एरियाज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको PLC में स्कारिंग नहीं मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट प्लीवा, प्लीवा बच्चों में ज्यादा होता है, मोर सिवियर देन PLC है। आपको इसमें डीप डेंस वेज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, नेक्रोटिक केरोटिनोसाइट्स मिलेंगे जो कि इसका प्लीवा का फीचर है। आपको सब में फीवर, हेडेक, मलेज मिलेगा। पिंक पेप्यूल होगे जो कि सेंटर्स में उसके वेसिकल प्रेजेंट होगा। हेमोरेजिक नेक्रोसिस मिल सकती है। अगेन साइट PLC प्लीवा की सेम है, ट्रंक, थाइस, अपर आर्म एंड फ्लेक्सर्स हो सकती है, लेकिन इसमें एक्रल पार्ट्स इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे। म्यूकस मेम्ब्रेन में मिल सकता है। एंड वी सेड कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल में प्लीवा है तो प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस हैं और आपको स्कारिंग मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट FUMHD तो वो मोस्ट सिवियर एंड एग्रेसिव फॉर्म है पिट्रियासिस लाइकेनोइडिस की। इट टेंड्स टू अफेक्ट 20 to 30 years of the age,
और इसमें आपको क्रस्ट मिलेगा, अल्सरेशन मिलेगी एज एविडेंट फ्रॉम द नेम, आपको फ्रैंक नेक्रोसिस ऑफ द डीप वेसल्स मिलेगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, आपको ल्यूमेन में थ्रोम्बाई मिलेंगे, फॉलिकल्स जो है वो पार्शियली नेक्रोज्ड होंगे, आपके जो इक्राइन ग्लैंड्स है वो कंप्लीटली नेक्रोज्ड होंगे और साथ में हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। तो दिस इज द समरी। इन्वेस्टिगेशंस अगर हम देखें तो आपने स्किन बायोप्सी करनी है फॉर हिस्टोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड पीसीआर जीन रीअरेंजमेंट। उसके अलावा आपने एएसओ टाइटर करना है, थ्रोट स्वैब करना है, हेपेटाइटिस सीरोलॉजी करानी है, ईबीवी के लिए सीरोलॉजी करानी है, एचआईवी सीरोलॉजी करानी है एंड मोनोस्पॉट टेस्ट अलोंग विद द टॉक्सोप्लाज्मा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से लेके फोटोथेरेपी एंड रेटिनॉइड्स हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक टेबल में देखते हैं। हमने कहा एक पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि हम पेशेंट को अगर एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो पेशेंट अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करता है तो दैट मीन्स कि क्लीवा और पीएलसी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल रूल है कि अगर बच्चों में आप दे रहे हैं तो आपने टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी है बिकॉज ऑफ द डेंटल पिगमेंटेशन एज द साइड इफेक्ट, तो उसमें आप एरिथ्रोमाइसिन देंगे। इसकी ट्रीटमेंट में आपको एसिट्रेटिन भी मिलता है, लेकिन वो आप एडल्ट्स में दे सकते हैं, बच्चों में हम एसिट्रेटिन नहीं दे सकते। क्यों? ओरल रेटिनॉइड बिकॉज दे डिपॉजिट इन द एपिफिजियल प्लेट्स ऑफ द बोन्स, फिर बच्चों की डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट लैडर देखें, पीएलसी में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपकी है टॉपिकल स्टीरॉइड्स, सेकेंड लाइन में आपने फोटोथेरेपी, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन देना है, थर्ड लाइन में आप एसिट्रेटिन प्लस पुआ दे सकते हैं, अदर देन दैट मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड डेप्सोन। अगर हम प्लीवा की बात करें तो उसमें हम स्टार्ट ही एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन से कर रहे हैं, पीएलसी में हम जस्ट टॉपिकल से स्टार्ट कर रहे थे और सेकेंड लाइन हम ओरल से कर रहे थे। प्लीवा की जो सेकेंड लाइन है उसमें आप फोटोथेरेपी, एसिट्रेटिन प्लस पुआ दे सकते हैं एंड थर्ड लाइन में आप सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन एंड डेप्सोन दे सकते हैं। नाउ थर्ड टॉपिक इज पैरासोराइसिस। अच्छा, ये टर्म पैरासोराइसिस बड़ा ही एक कंफ्यूज्ड टर्म है और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ये प्रेफर करते हैं कि हमें पैरासोराइसिस वर्ड यूज ही नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ी एक अनरिजॉल्व्ड सी मिस्ट्री भी है और एक कंट्रोवर्सी है। सो पैरासोराइसिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू सबटाइप्स, स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस एंड लार्ज प्लाक पैरासोराइसिस। अब ये क्यों बड़ी कंफ्यूज सी टर्म है? क्योंकि ये कहते हैं कि या तो पैरासोरेसिस जो है वो प्रीकर्सर है ऑफ द क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा माइकोसिस फंगोइडीज, या तो ये एस्टेब्लिश्ड माइकोसिस फंगोइडीज है ओवर हियर। इसको हाईलाइट कर ले। देन हम देखते हैं कि जो ये है स्मॉल प्लाक पैरासोरेसिस एंड लार्ज प्लाक पैरासोरेसिस। अच्छा, ये जो एक लाइन है इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस है, देखा यह जाता है कि 10% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस वो 10 साल में माइकोसिस फंगोइडीज में भी डेवलप कर लेंगे, लेकिन जो आपका लार्ज प्लाक पैरासोराइसिस है उसमें 35% ऑफ द पेशेंट 6 इयर्स के अंदर ही माइकोसिस फंगोइडीज को डेवलप कर लेंगे। तो इसका ये मतलब है कि लार्ज प्लाक पैरासोराइसिस के बहुत ज्यादा चांस है कि वो माइकोसिस फंगोइडीज में डेवलप हो जाएगा और स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस का बहुत कम चांस है कि वो माइकोसिस फंगोइडीज में डेवलप होगा। अब हम देख लेते हैं स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस ये क्या है। ये क्रोनिक कंडीशन है, एसिम्प्टोमेटिक है, बिनाइन है, with the presence of persistent small, as evident from the name, small scaly plaques which is mainly present on the trunk. ये अफेक्ट करता है मेल्स को ज्यादा और मिडिल एज में को ज्यादा। अच्छा, इसकी जब हम पैथोलॉजी देखेंगे तो बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी होगी। हमें इसमें क्या मिलेगा? हाइपरकेराटोसिस है, पैराकेराटोसिस है, इसमें हमें डर्मिस में CD4 यानी कि हमें डर्मिस में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा और वो CD4 सेल्स होंगे अराउंड दी वस्कुलेचर, यानी कि पेरीवस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। अब इस
पॉइंट को आप हाईलाइट भी कर ले, अंडरलाइन भी कर ले, to differentiate small plaque parapsoriasis from the large plaque parapsoriasis, you need to know that there is no epidermotropism and no Pottier microabscesses in the SPP, small plaque parapsoriasis. अब ये होता क्या है एपिडर्मोट्रोपिज्म? हमने देखा है कि जब भी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर वही लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट हो तो हम इसको कहते हैं एपिडर्मोट्रोपिज्म। और अगर यही लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट कलेक्शन की सूरत में प्रेजेंट हो तो हम उसको कहेंगे पोच्चर माइक्रोएब्सेसिस। ठीक, और ये epidermotropism and Pottier microabscesses is a classic feature of large plaque parapsoriasis LPP and mycosis fungoides. और अच्छा, हम यहाँ थे, इसमें हम क्या कराएंगे, इम्यूनोफिनोटिपिक स्टडीज कराएंगे। इसमें आपको जो टी सेल्स मिलेंगे वो नॉर्मल होंगे, वो मेच्योर होंगे, और आपको डोमिनेटली टी सेल मिलेंगे, और आपको कौन सा CD4 टी सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा हम PCR करा सकते हैं। अब ये पॉइंट है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ क्लोनैलिटी। क्लोनैलिटी क्या होता है कि जब भी आपके कॉपीज ऑफ द टी सेल्स प्रेजेंट हो एपिडर्मिस में और वो ज्यादा प्रेजेंट हो, हमने कहा ना कि एपिडर्मोट्रोपिज्म नहीं प्रेजेंट था, दैट मींस कि क्लोनैलिटी नहीं थी, यानी कि CD4 टी सेल्स इंक्रीज नहीं थे उसमें। अच्छा, अब अगर हम प्रेजेंटेशन देखें इसकी तो दीज आर स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस इज एन एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन, ट्रंक को अफेक्ट करेगा, यंग एडल्ट्स को करेगा, मोनोमॉर्फिक सा है, राउंड स्मॉल ओवल है, 2.5 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। आपको थोड़ी बहुत इसमें स्केलिंग मिलेगी, येलोइश है, वैक्सी टिंज होगा इसका। अच्छा, ये इस पॉइंट को हाईलाइट करें, देयर इज स्पेयरिंग ऑफ द पेल्विक गर्डर and striking polymorphic appearance of the individual patches seen in the mycosis fungoides. यानी कि एक तो पेल्विक गर्डल को, जो माइकोसिस फंगोइडीज है वो यूजली आपके पेल्विक गर्डल को भी इन्वॉल्व करते हैं, और जो पोलीमॉर्फिक अपीयरेंस है ना, और जो पैचेस माइकोसिस फंगोइडीज में मिलते हैं वो हमें एसपीपी में नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स के एसपीपी के बहुत ही कम चांसेस है कि वो एमएफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अच्छा, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने एरिथेमेटस स्केली पैचेस वाली चीजें रखनी है, दैट इज द डिस्कॉइड एक्जिमा, गटेड सोरायसिस, पिचियासिस वर्सिकलर, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड अर्ली स्टेज क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा। डिजीज इन कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में अगर हम देखें तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, और बहुत ही माइनॉरिटी केसेस में इन्होंने देखा है। हमने स्टार्ट में देखा कि देयर वर 10% ऑफ द पेशेंट ऑफ द एसपीपी हु ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमएफ। इन्वेस्टिगेशंस अगर देखें तो आपने वही स्किन बायोप्सी करनी है, हिस्टोलॉजी के लिए टीसीआर जीन रीअरेंजमेंट। टीसीआर जीन रीअरेंजमेंट एक बार फिर बता देती हूँ कि दिस इज द मार्कर ऑफ द क्लोनैलिटी। ये डिटेक्ट करता है अर्ली प्रोग्रेशन इन द ब्लड ऑफ द पोलीक्लोनल सेल्स। मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, आपने जस्ट इमोलिएंट्स देने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्केलिंग को सबसाइड कर देगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप पुआ दे सकते हैं एंड नैरो बैंड यूवीबी दे सकते हैं। Then coming towards the large plaque parapsoriasis, this is again a benign condition and a chronic condition, again affecting your trunk, लेकिन इसमें आप ये हाईलाइट कर लें, आपको एट्रोफिक लीजन्स मिलेंगे। अगेन इसमें मेल प्रीडोमिनेंस है और इसका चांस है कि ये एमएफ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर हम इसकी पैथोलॉजी देखें, देयर इज फ्रीक्वेंट एपिडर्मल एट्रोफी, और आपको डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में लाइकेनॉइड रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, जब आप हिस्टोलॉजी करते हैं तो इट इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर द एमएफ, मतलब आप डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली नहीं कर सकते, क्योंकि एमएफ में भी और आपको लार्ज प्लाक पैरासोराइसिस में भी आपको माइल्ड डर्मेटाइटिस के फीचर्स मिलेंगे। If you talk about the clinical features, इसमें आपको persistent large yellow orange atrophic patches मिलेंगे और thin plaques मिल सकते हैं trunk and limbs के ऊपर। Highlight this point, अगर तो आपके covered areas involve हैं जो कि MF में involve होते हैं, जैसे कि breast and buttocks, that is suggestive of the MF.
एंड अगेन कि अगर आपको स्ट्राइकिंग पोलीमॉर्फिज्म एंड poikiloderma मिले या स्लो प्रोग्रेशन मिले, देन यू नीड टू सस्पेक्ट MF along with the large plaque parasorasis. अच्छा, इसके हम अगेन वही स्किन बायोप्सी करेंगे, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या TCR जीन रीअरेंजमेंट देखेंगे. इसमें भी आपने टॉपिकल एमोलिएंट्स दे दिए थोड़ा सा स्केलिंग को सबसाइड करने के लिए. इसमें आपने पूवा एंड UVB सेम उसी तरह दिया, लेकिन जो चीज़ें ऐड हो जाती हैं इसमें टॉपिकल नाइट्रोजन मस्टर्ड है, और इसमें आप एक्साइमर लेजर यूज कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ है 308 नैनोमीटर. उसके अलावा आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स भी पेशेंट को दे सकते हैं, और बार बार आपने पेशेंट को इंटरमिटेंट डर्मेटोलॉजिकल रिव्यू के लिए बुलाना है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फोसाइटोमा क्यूटिस. अच्छा, लिम्फोसाइटोमा क्यूटिस इज अगेन बिनाइन कंडीशन, और ये वो है जब हम सूडो लिम्फोमास पढ़ रहे थे हमने देखा कि बी सेल सूडो लिम्फोमा का अदर नेम है लिम्फोसाइटोमा क्यूटिस, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है यहाँ पे. अच्छा, इट इज अ बिनाइन क्यूटेनियस कंडीशन, सूडो लिम्फोमा का सब टाइप है. इसमें आपको स्पेक्ट्रम ऑफ बिनाइन बी सेल लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज की तरह पिक्चर मिलेगी, और इसका जो एंटीजन और स्टिमुलाई है वो अननोन है. इसमें आपको एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स मिलेंगे टू स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया. और हमने फिर स्टार्ट में भी देखा था कि बुरेलिया इन्फेक्शंस जो थे वो ज्यादातर इसको कॉज कर रहे थे, और ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है. इसमें आपको फीमेल प्रीडोमिनेंस मिल रही थी, हमने देखा था कि बी अक्यूट फीमेल. अच्छा, पैथोलॉजी की अगर बात करें तो आपकी जो एपिडर्मिस है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, और उसमें आपको एक ग्रेन जोन मिलेगी. तो ग्रेन जोन क्या है, जो कि एबनॉर्मल एपिडर्मिस को एबनॉर्मल डर्मिस से सेपरेट करता है, नॉर्मल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. इसमें आपको सेलुलर एटीपिया नहीं मिलेगा क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रू लिम्फोमा. उसके अलावा आपको लिम्फोसाइट्स एंड हिस्टियोसाइट्स मिल सकते हैं, और आपको जर्मिनल सेंटर में एंड मे नॉट बी प्रेजेंट. अच्छा, अगेन फिर बस वही बात है कि लिम्फोसाइट्स आपको जो है ना बी टाइप सेल्स डर्मिस में मिलेंगे, और अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ द BCL2 नहीं है तो फिर आप इस अगर आपको जर्मिनल सेंटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो फिर आपको नहीं मिलेगा BCL2 एक्सप्रेशन. इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में क्या है, बुरीलिया, MCs एंड लिशमीनिया डोनोवेनी. उसके अलावा हर्पीज जोस्टर वायरस भी कॉज कर सकते हैं ये. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं कि अगर ट्रॉमा हो, वैक्सीनेशन हो, आर्थ्रोपोड बाइट हो, एक्यूपंक्चर हो, कोई ईयर पियर्सिंग कराई हो, या ट्रीटमेंट विद द लीचेस हो, तो दैट कैन आल्सो कॉज योर बी सेल सूडोलिम्फोमस. इसकी प्रेजेंटेशन हमने पहले भी देखी कि नोड्यूलर थी, प्लम कलर्ड पैप्यूल्स मिल रहे थे आपको जो कि फेस, चेस्ट एंड अपर एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट कर रहे थे. इची भी हो सकते हैं, टेंडर भी हो सकते हैं, वेरी इनलार्ज, वेरी स्लोली, और इसमें सनलाइट सेंसिटिविटी भी आपको मिल सकती है. अच्छा, ये आपको डिसेमिनेटेड भी मिल सकते हैं और मिलियरी भी मिल सकते हैं. इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 7 थिंग्स हैं, यू नीड टू हाईलाइट दोज. सबसे पहले आपने बी सेल सूडोलिम्फोमा को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम द ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर्स, जैसे कि सार्कोइडोसिस, ग्रेनुलोमा फेशियले, रोजेशिया, प्राइमरी क्यूटेनियस बी सेल मार्जिनल जोन लिम्फोमा. उसके अलावा जेसनस बिनाइन लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, ट्यूमिड एली. इन चीजों से आपने इसको डीडीज में आपने ये रखना है. इस पैराग्राफ में एक बस चीज लिखी है कि अगर आपको बेसल सेल लिक्विफेक्शन मिलती है, डीजेनरेशन, और पॉजिटिव डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलता है, तो फिर ये डिफरेंशिएट कर देगा एली फ्रॉम दी बी सेल सूडोलिम्फोमा. इसकी डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में ये बड़ी क्रोनिक कंडीशन है, और जैसे ही आप इसकी कॉज को रिमूव कर देंगे तो वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिमूव हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा. अच्छा, अगेन हमने स्किन बायोप्सी की, और उस क्योंकि हमने हिस्टोलॉजी देखनी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री देखनी है, और हम बुरीलिया इन्फेक्शन सस्पेक्ट करें तो बुरीलिया की सीरोलॉजी करा लेंगे और पैच टेस्टिंग कर सकते हैं. इसकी मैनेजमेंट में वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, बट देन यहाँ पे एक बड़ा ही थोड़ा सा बिजी पैराग्राफ है, इसमें ऑलमोस्ट 12 चीजें लिखी हुई हैं. जस्ट हाईलाइट दोज कि आप क्या करेंगे. आप अगर सॉलिटरी है तो आप एक्सरसाइज कर दें, टॉपिकल या इंट्रालीजनल आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ओरल एंटीबायोटिक दे दें अगर आपने बोरेलिया को सस्पेक्ट किया है,
उसके अलावा आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सकते हैं, सुपरफिशियल रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, इंट्रालीजनल इंटरफेरॉन अल्फा क्रायोथेरेपी, इंट्रालीजनल रिटोक्सिमैब, टोपिकल टेक्रोलिमस, टोपिकल फोटोडायनामिक थेरेपी, सबक्यूटेनियस इंटरफेरॉन अल्फा एंड थैलेडोमाइड आप दे सकते हैं. The last topic of this chapter is Jessner's lymphocytic infiltrate. Again, it's a chronic and benign inflammatory condition जो कि आपके फोटो एक्सपोज्ड एरियाज को अफेक्ट करेगा. जब भी आप जेसनर्स लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट का नाम सुनते हैं तो आपने माइंड में ट्यूमिड एली को भी रखना होता है. क्यों? क्योंकि ट्यूमिड एली के जो फीचर्स हैं आप अपनी बुक पे लिख लें. हाईली फोटो सेंसिटिव होता है, एन्यूलर इन शेप होता है, नो एपिडर्मल इन्वॉल्वमेंट इन ट्यूमिड एली. क्यों? क्योंकि अगर एपिडर्मिस आपकी इन्वॉल्व होगी तो फिर आप ट्यूमिड एली नहीं, आप डिस्कॉइड एली के बारे में सोचेंगे. और ट्यूमिड एली भी आपके फेस एंड ट्रंक को इफेक्ट करता है. यही सारे फीचर्स जो ट्यूमिड एली के हैं वो जेसनर्स लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट के भी हैं. तो ये जेसनर्स लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट आपके फोटो एक्सपोज्ड एरिया को इफेक्ट करेगा और ये ज्यादातर यंग पेशेंट्स को इफेक्ट करता है बिलो द एज ऑफ 50. बाकी इसमें मेल फीमेल प्रिडोमिनेंस कुछ इतनी खास नहीं है. और इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इट्स अ वेरिएंट ऑफ एली. उसकी जब आप पैथोलॉजी देखेंगे तो हमने कहा कि एपिडर्मिस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एट्रोफी नहीं है, कोई फॉलिकुलर प्लगिंग नहीं है, कोई बेसमेंट थिकनिंग नहीं है. अगर तो ये सारे फीचर्स हो गए तो फिर हम डीएलई के बारे में सोचेंगे. अच्छा, जो आपको मिल सकता है वो डेंस सुपरफिशियल और पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल सकता है. आपको जो है स्मॉल लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं, लिम्फोइड सेल्स है. इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन लग सकते हैं एंड ट्यूमर्ड एली एज वी सेड अर्लियर. डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस इज गुड. इन्वेस्टिगेशंस में आप स्किन बायोप्सी कराएंगे, हिस्टोलॉजी फॉर द हिस्टोलॉजी, डीआईएफ एंड मॉलिक्यूलर जीन रीअरेंजमेंट. बाकी आपने एलई वाली सारे इन्वेस्टिगेशंस भी कराने हैं. वो क्या है? आपने एएनए चेक करना है, एंटी रो एंटी ला एंटीबॉडीज चेक करने हैं, ईएसआर देखना है, फुल ब्लड काउंट देखना है एंड यूरिन एनालिसिस करानी है एंड फोटो टेस्टिंग करानी है. मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? अगर तो एसिम्टोमेटिक है आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी. क्योंकि फेस इफेक्ट हो रहा है तो आप कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज यूज कर सकते हैं. स्मॉल लीजन है तो आप उसको एक्सरसाइज कर दें. क्योंकि सन की वजह से ज्यादा हो रहा है तो आप सन प्रोटेक्शन कर दें. आप इसमें टॉपिकल या इंट्रालीजनल स्टीरॉयड लगा सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सकते हैं, सिस्टमिक स्टीरॉयड्स दे सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं. और उसके अलावा आप मीथोट्रेक्सेट दे दें, रेटिनॉइड्स दे सकते हैं, ओरल ऑरियनोफिन दे सकते हैं. और इसमें आप पल्स डाई लेजर दे सकते हैं एंड मिथाइल एमिनोलिवनेट फोटोडायनामिक थेरेपी दे सकते हैं. So now we have concluded the chapter number 135 of Rooks. Thank you.